गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज़ अश्विन एल चौहान। मेरा नाम अश्विन एल चौहान है। मैं कर्नाटका के बीदर ज़िले का निवासी हूँ। मेरा मकसद है कि हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स जिसके पास पैसे नहीं है पढ़ाई करने के लिए या घर में बैठ के जिसको पढ़ना है और यूपीएससी की तैयारी करना है, उनके लिए बेहतरीन मौका है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें, ताकि मैं बहुत सारे गरीब बच्चे जो हैं जिनको अपना ड्रीम उनको याद रखना है, आगे बढ़ना है, घर में बैठ के पढ़ाई कैसे करना है। तो आज चलो हम चलते हैं। आज ऐसे टॉपिक लेके आए हैं। आज यूपीएससी की तैयारी करें और सिलेबस। अभी जो पहले मैंने वीडियो बनाया था उसके अंदर भी मैंने बोला था कि यूपीएससी करने के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। कैसा त्याग? अपने जो भी ख्वाहिशें हैं जिसको आप एंजॉयमेंट का टूल बना लेते हो, तो उसको हम छोड़ना पड़ेगा, ताकि हम कुछ ऐसे मुकाम को हासिल कर सके जहाँ सबके लिए पहुंचना बहुत मुश्किल है, काफ़ी है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है जैसे यूपीएससी के अंदर 3 प्रकार के एग्ज़ाम होते हैं। तो हम बात करते हैं पहले यूपीएससी सिविल सर्वेंट के लिए, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। उसका सिलेबस क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे। यूपीएससी के अंदर 3 स्टेजेस होते हैं जो हर कैंडिडेट्स को क्लियर करने होते हैं: प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स मेन क्लियर करोगे तो मेंस में आओगे, और मेंस क्लियर करोगे तो इंटरव्यू में आओगे। अगर किसी तीनों स्टेजेस के अंदर अगर एक स्टेज के अंदर भी आप लोग फेल हो गए तो रिटर्न बैक टू पवेलियन। हर साल ये एग्ज़ाम मई महीने में होता है प्रीलिम्स, उसके 3 महीने बाद सितंबर अक्टूबर में मेंस होता है, और जनवरी फरवरी में इंटरव्यू होता है, जो हर कैंडिडेट्स को लिखना पड़ता है। सिविल सर्विस का मतलब ही है कि अपनी लाइफ है ना पूरी सिविल सर्विस के लिए या सिविल लोगों के लिए त्याग करना है। इसलिए मैंने पहले बोला था आपको त्याग करना है। अभी लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। एग्ज़ाम के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपके पास क्या रहा तो आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, एलिजिबल है। फर्स्ट, आपके पास एक बेसिक डिग्री रहनी चाहिए, जो भी बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीसीए हो, एमबीबीएस की हो या इंजीनियरिंग, कौन सी भी एक डिग्री चाहिए। यस, इतना। उसके बाद आपका एलिजिबिलिटी, आप इंडिया में रहना चाहिए, ठीक है। नेपाल के कुछ लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पशंस है, तो वो लोगों को छोड़ के दिस इज़ व्हाई आई एम टेलिंग अबाउट द जनरल पीपल हु लिव्स इन इंडिया, सिटीजन। और उसके बाद हर साल 10 से 15 लाख लोग के एग्ज़ाम को लिखते हैं और पास होते सिर्फ 1200। तो एक सीट के लिए लगभग 10,000 से लेकर 15,000 लोग एक सीट के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, और उस सीट के अंदर आप भी हो सकते हैं। मगर आप किसी भी जो सिविल सर्विसेज में पास हो गए उनको आप पूछिए कि आपका सक्सेस का राज क्या है, तो वो लोग हैं ना अंदर की बात नहीं बताते। ये सबको पता है, उनको पता है कि नहीं अगर मेरे लेवल तक आ गया तो अच्छा नहीं रहेगा, इसको वहीं पे रहने दो, गॉट इट। तो ऐसे सोच के भी कुछ लोग हैं, नॉट ऑल, कुछ है कि अगर मैं बढ़ गया हूँ तो दूसरे भी बढ़ने चाहिए। ऐसे नहीं है, ऐसी सोच वाली नहीं है। तो उनके लिए मैं ये चैनल, जो अपना यूट्यूब का चैनल है, खोल के उनको एक डायरेक्शन या गाइडेंस देने के लिए, जो भी मेरे स्टूडेंट्स मुझको फॉलो करेंगे 100% मैं उनके साथ रहूँगा। हमको पैसे नहीं चाहिए भाई, बस आप लोगों का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, और जो हम बोलते हैं आप उसको फॉलो कीजिए, अपने लाइफ में सक्सेस बनिए। जैसी गलती हम लोग कर चुके आप लोग मत कीजिए।
I am also UPSC aspirants preparing for UPSC since 8 year, but due to this problem, that problem, family problem, of a job problem, everything we are faced, सब लोग फेस कर रहे हैं, उसके अंदर मैं भी एक हूँ. सो आई डिसाइडेड दैट जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ भी ना हो, इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ ताकि वो मेरे ड्रीम को अचीव कर सके आपके ज़रिए. ठीक है. तो फ्रेंड्स, उसके बाद SC/ST वालों के लिए 37 ईयर्स का एज का लिमिट बढ़ाया है. 35-37 बोल तो बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं. जो खुश होता है वो कभी भी एग्ज़ाम में सफल नहीं होता है. जो मेहनत करता है वही सफल होता है. जो भी टॉपर्स क्या बोलते हो, सक्सेस पाने के लिए कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, परसिवरेंस. कंसिस्टेंसी मतलब कंटिन्यूटी, एक टाइम टेबल के मुताबिक आपको पढ़ना है. सिस्टमेटिकली अपना डे सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक उसको प्लान करके पढ़ना है, स्ट्रैटेजिकली. ठीक है. उसके बाद डेडिकेटेड, डेली अपने ड्रीम को कुछ बनने के लिए प्रोत्साहित करना है अपने आप को, और उस तरफ डेली एक एक स्टेप आगे बढ़ना है. बूंद बूंद से सागर होता है, एक ही बार सागर नहीं आता है. ये तो आपको सबको पता ही है. यस, ओके. और तीसरी बात, परसिवरेंस, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. जैसे 12th फेल का अभी मूवी आया है, उसके अंदर देखिए कैसे एक मज़दूर का बेटा कितनी मुसीबतों के बाद, जो भी IPS है, मनोज IPS, उनके ऊपर 12th फेल की मूवी बनी हुई है. उसको आप देखना चाहिए. सभी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट को उसको देखना चाहिए, एक बार तो देखना चाहिए. वैसा जुनून चाहिए, वैसा पागलपन चाहिए, वैसा हद चाहिए. मगर फ्रेंड्स, मैं आपको कौन से भी कॉस्टली किताब लेने के लिए नहीं बोलूँगा. आपको क्या करना है, जनरल स्टडीज़ के कौन से भी सब्जेक्ट के, कौन से भी ऑथर के बेस्ट क्वालिटी की किताब लेना है बस. उसके बाद लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ प्रीलिम्स प्लस मेंस हो गया. तो उसके बाद न्यूज़पेपर को आपको एक सब्सक्राइब करना. एक ही न्यूज़पेपर बहुत सारे बर्डन में लेने ला, कितना लोगे, इंसान है, इतना तो नहीं पढ़ सकते हैं. तो स्लोली स्टेप बाय स्टेप. और उसके बाद CSAT के अंदर भी बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, तो उसका एक प्रैक्टिस का एक किताब लेना है विथ, उसके अंदर मैं बोलूँगा मैं कमिंग वीडियोस में. तो अभी हम जस्ट आज से सिलेबस क्या है, कैसे उसको अप्रोच करना है, तो अभी आई जस्ट गिविंग द टिप, कहाँ से चालू करना है, कहाँ जाना है. ओके. और दूसरी बात, आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. आप कोचिंग सेंटर के अंदर भी जाते हो, वो लोग को क्या करते हैं, क्लासेस लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी लेते हैं, रिटन टेस्ट भी लेते हैं, ताकि आपको पुश करें. मगर क्या कोचिंग को जाने वाले सभी लोग पास होते हैं? 2000, 5,000, 10,000 लोगों के अंदर सिर्फ 5 या 10 लोग पास होते हैं. और आपने देखा है 1200 लोगों के अंदर कितने लोग सिर्फ घर पे बैठ के पढ़ाई करके पास हो गए, मैक्सिमम वही है. और उसके बाद NCERT. ओके. इसका मतलब ये नहीं क्या है सभी पढ़ना है NCERT. जिसका बेसिस क्लियर नहीं है, उनको कुछ भी नहीं आता है, जिसका जनरल नॉलेज वीक है, ओके, वो लोग को NCERT फॉलो करना है. NCERT टेक्स्ट बुक्स, ओके, CSAT बुक्स जो खाली CSAT के लिए, एंड आफ्टर दैट ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर्स. सिर्फ इतना, सिर्फ 4, ओनली 4 स्टेप्स. इसको फॉलो करो. टाइम टेबल कैसा बनाना है, सुबह उठते हो, ओके, रेडी हो जाते हो, रेडी होते बैठ जाते हो. तो अपना टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि आप लोग घर में बैठ के पढ़ते हो, कुछ लोग रूम में बैठ के पढ़ते हैं. आपको जो टाइम सूट लगे, जब पर हम कहते हैं कि सुबह के 2-3 घंटे उठ के पढ़ने से अच्छा रहता है, फ्रेश माइंड होता है. फिर दोपहर में थोड़ा रेस्ट कर लो, 2-3 वर्क काम करके, फिर रेस्ट करके, फिर उठ के पढ़ना है, फिर रेस्ट करना है, फिर पढ़ना है. बेस्ट टाइम सुबह होगा या रात को 9 बजे के बाद, 9 बजे से 1 बजे तक या 2 बजे तक. इस समय में बहुत सारे लोग रेस्ट करते हैं, आपको डिस्टर्बेंस नहीं होता. एंड आई गारंटी, एक टाइम को आप बैठ के अकेले पढ़ने की प्रैक्टिस डालो.
बहुत मज़ा आएगा। ओके, एक बार ट्राई करके देखो, मगर इसके अंदर आपको मोटिवेटेड होना है फ्रेंड्स। एंड वन मोर थिंग, वाइल प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, सिर्फ यूपीएससी में ऐसे घुस जाना नहीं है, तो हमको एक बैकअप प्लान भी रखना है। यस, एंड व्हाट इज़ दैट बैकअप प्लान? आपका साइड बाय साइड अदर कोर्स, सिर्फ और लगा देना है, जाके एग्जाम लिखना है, पास होना है। बीए कंप्लीट हो, एमए के लिए अप्लाई करो, बीएससी हो, एमएससी के लिए अप्लाई करो, बीकॉम हो, एमकॉम के लिए अप्लाई करो। ठीक है, तो बैकअप रखना है, क्योंकि अब 2-3 साल 4-5 साल तैयारी करते हो, उसके बाद क्या होता है, उम्र चली जाती है, फिर बाद में आपका डिग्री वहीं पे पड़ी रहती है। तो बैकअप प्लान शुड बी देयर ऑलवेज। प्लान ए अगर यूपीएससी है तो प्लान बी योर बैकअप पर्सनल प्लान। यस, सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको प्रीलिम्स के लिए सिलेबस क्या है और उसके अंदर हमको तैयारी कैसे करना है, तो अभी मैं यहाँ पे थोड़े पॉइंट्स पढ़ के बताता हूँ, आप सुनिए। प्रीलिम्स के अंदर 2 स्टेजेस होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ठीक है, 200 मार्क्स ईच पेपर। तो एक पेपर 200 मार्क का होता है, आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। पेपर 2 आल्सो 200 मार्क्स 2 आवर। तो आपको दिन के अंदर, जो मई महीने में एग्ज़ाम होने वाला है, इसका नोटिफिकेशन फरवरी में होगा। ठीक है, तो प्रीलिमिनरी के अंदर 2 स्टेज है। पहला स्टेज को मैं पढ़ने जाऊँ। फर्स्ट पेपर जनरल स्टडीज़ पेपर। जनरल स्टडीज़ मतलब जनरल नॉलेज बेस्ड पेपर। ओके, कुछ लोग इसको एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोलते हैं, बट इट्स नॉट एप्टीट्यूड, इट्स अ जनरल एप्टीट्यूड बेसिक पेपर, जो हम 10th से लेकर पीयूसी डिग्री तक जहाँ पे भी हम पढ़ चुके हैं, ये वही है, उसको छोड़ के कुछ भी नहीं है। बट दे आर आस्किंग द क्वेश्चन, आपका थिंकिंग लेवल, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल के बेसिस के ऊपर आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं। यस फ्रेंड्स, तो अभी लेट्स सी क्या क्या पूछ रहे हैं। पेपर 1 के अंदर करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो अभी आज के समय में हमारे देश में नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। ये करंट अफेयर्स हो गया। ओके, करंट अफेयर्स एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर क्या हुआ, वुमेन बिल रिजर्वेशन हैज़ बीन डिस्क्लोज्ड, और उसको पास नहीं हुआ। अभी देर आर रैली गोइंग ऑन इन बिटवीन द स्टेट। यस, देन पॉपुलेशन सेंसस इज गोइंग ऑन इन इंडिया, राइट। इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, ईरान अमेरिका इजराइल वॉर, ऑयल प्रॉब्लम, राइट। सो ऐसे इश्यूज़, ये इश्यूज़ आपको कहाँ मिलेंगे, न्यूज़पेपर के अंदर। एक ही न्यूज़पेपर करो, द हिंदू करो, कुछ लोग एक्सप्रेस भी यूज़ करते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स यूज़ करते हैं, कौन सा भी, सिर्फ एक ही को फॉलो करना है, 10-10 फॉलो करके दिमाग ख़राब नहीं करना है। यस फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया जैसे सुनते हैं और इंडियन नेशनल मूवमेंट, फुल्ली कंफ्यूज्ड। जब मैंने तैयारी की थी यूपीएससी की, तो इसके अंदर हिस्ट्री के अंदर इतने कंफ्यूज हो जाए, उसको पढ़ने में हमारी पूरी एनर्जी चली जाती है। एनर्जी को बचा के रखना है, एकदम एग्जॉस्ट नहीं कर देना है। तो हिस्ट्री के अंदर कैसा अप्रोच करना है, फर्स्ट गो टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो ये कौन सा है, हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस इसके अंदर के ही आएंगे, मेंस में और प्रीलिम्स में, मगर करेंट अफेयर बेस्ड, उसको टच में रखना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो 1747 टू 1947, 200 साल का जो टाइम पीरियड है, ये इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आता है, तो इसको पढ़ना है। उसके बाद एंशिएंट इंडिया के अंदर पूरा नहीं पढ़ना है, वहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, कल्चरल इवेंट्स, ठीक है, एंशिएंट नॉलेज, व्हाट आर दे यूज टू डू, वो लोग क्या करते थे, कैसे सोचते थे, कैसे खाते थे, कैसे रहते थे, उनका लाइफस्टाइल कैसा था, कल्चर कैसा था। ठीक है, और मीडिवल के अंदर उतना दिमाग ख़राब नहीं करना है, पढ़ना है तो पढ़ो, देन यू कैन ऑल्सो स्किप दैट। दिस इज़ व्हाट आई एम सजेस्टिंग। ईजी वे में जाओ, इतना प्रेशर लेके प्रेशर कुकर नहीं बनना है हमको। ठीक है, अगर आपके पास समय रहता है देन यू कैन ऑल्सो स्टार्ट दैट। मगर
स्पेशली फॉर एंशिएंट एंड मिडिवल NCERT, इसको आप पढ़ सकते हो एंड यू कैन क्लियर। और 1947 के बाद 2026 तक एक कंटेम्प्रेरी इंडियन हिस्ट्री है, इसको भी पढ़ना है, इसको भूलना नहीं है। क्या क्या डेवलपमेंट हुए, कौन से सरकार थे, फायर प्लान्स कैसे हुए, ऑल दोज थिंग्स विल कम अंडर दिस। कांग्रेस गवर्नमेंट, BJP गवर्नमेंट, कोalition गवर्नमेंट, all those things you have to take care. Next, India and the world geography, physical, socio-economic geography of India and the world. तो यहाँ पे फ्रेंड्स इंडियन ज्योग्राफी के अंदर इंडिया के रिलेटेड ही पढ़ो। इस ज्योग्राफी जैसा आ जाता है आपके दिमाग के अंदर हार्मोन्स इधर से उधर चलने लगते हैं, कौन सा माउंटेन किधर है, कौन सी हवा चल रही है। तो सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ो,